आज हम फिजिक्स में जो पहला चैप्टर है इसका लेक्चर नंबर 27 स्टार्ट करते हैं। और आज का अपना टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव का भौतिक महत्व, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो ये जो विद्युत द्विध्रुव का भौतिक महत्व, ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक में सीधा सा अपन ये पढ़ेंगे कि जो विद्युत द्विध्रुव है उसका उदाहरण अपन को कहाँ पर देखने को मिलता है। तो इसमें अपन ये पढ़ेंगे। तो ये जो थ्योरेटिकल टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटा ही टॉपिक है। तो इस टॉपिक को पढ़ने से पहले अपन द्रव्यमान केंद्र पढ़ते हैं। जो इस टॉपिक में ये जो शब्द है द्रव्यमान केंद्र है, ये काम में आएगा। तो द्रव्यमान केंद्र सेंटर ऑफ मास क्या होता है ये अपन देखते हैं। किसी भी वस्तु या पिंड या निकाय में उपस्थित वह बिंदु जहाँ पर उस संपूर्ण पिंड वस्तु का द्रव्यमान केंद्रित माना जाता है, वो बिंदु क्या कहलाता है? द्रव्यमान केंद्र कहलाता है। अब द्रव्यमान केंद्र में अपन यहाँ पर धन आवेशों का द्रव्यमान केंद्र पढ़ेंगे, ऋण आवेशों का द्रव्यमान केंद्र पढ़ेंगे। तो जो परमाणु होता है, परमाणु में नाभिक होता है, नाभिक में प्रोटॉन, तो प्रोटॉन के कारण नाभिक में क्या होता है? धनावेश होता है। और नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन वितरित रहते हैं। तो कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसके कारण क्या होता है? ऋणावेश होता है। तो जो परमाणु में धनावेश है ये प्रोटॉन के कारण होता है। परमाणु में जो ऋणावेश है ये किसके कारण होता है? इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। तो परमाणु में जो प्रोटॉन धनावेश है, इन प्रोटॉन धनावेशों के कारण क्या होगा? द्रव्यमान केंद्र होगा। क्योंकि जो प्रोटॉन धनावेश है इनका जो संपूर्ण द्रव्यमान है वो एक बिंदु पर अपन केंद्रित मानेंगे, तो इसका द्रव्यमान केंद्र होगा। तो वो क्या हो जाएगा? धनावेशों का द्रव्यमान केंद्र। और जो परमाणु होता है, परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन ऋणावेश, तो परमाणु में इलेक्ट्रॉनों के कारण, तो परमाणु में जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उन सभी इलेक्ट्रॉनों के द्रव्यमान के कारण द्रव्यमान केंद्र होगा। तो परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन हैं, जो ऋणावेश हैं, तो इलेक्ट्रॉन यानी ऋणावेशों के द्रव्यमान के कारण जो द्रव्यमान केंद्र है वो होगा, उसको अपन क्या कहेंगे? ऋण आवेशों का द्रव्यमान केंद्र। तो परमाणु में इलेक्ट्रॉन यानी ऋणावेशों का जो परमाणु में इलेक्ट्रॉन या ऋणावेशों के कारण जो द्रव्यमान केंद्र है वो क्या कहलाएगा? ऋण आवेशों का द्रव्यमान केंद्र होगा। तो अब अपन इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, अपन जानते हैं कि जो परमाणु होता है, परमाणु में नाभिक होता है और नाभिक में धनावेश होता है। तो नाभिक में प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉन धनावेश होते हैं। तो नाभिक में प्रोटॉनों के कारण क्या होता है? धनावेश होता है। और नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन क्या रहते हैं? वितरित रहते हैं। तो जो परमाणु होता है उसमें एक तो प्रोटॉन हो गए धनावेश, एक क्या हो गए? इलेक्ट्रॉन ऋणावेश हो गए। तो ये एक बेसिक सी जानकारी थी, ये इसमें मैंने आपको बता दी, ये होता है। अब आगे अपन इसमें ये देखेंगे कि सामान्यतः जो परमाणु होता है, सामान्यतः अपने पास जो परमाणु होता है, तो सामान्यतः जो परमाणु होता है उस परमाणु में धन आवेश तथा ऋण आवेशों का जो द्रव्यमान केंद्र है वो एक ही बिंदु पर उपस्थित होता है। तो परमाणु में सामान्यतः परमाणु में जितने प्रोटॉन है, नाभिक में जितना धनावेश है, विभिन्न कक्षाओं में उतने ही इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? ऋणावेश होते हैं। तो पर सामान्यतः परमाणु में धन आवेशों तथा ऋण आवेशों का जो द्रव्यमान केंद्र होता है वो एक ही बिंदु पर उपस्थित होता है। तो परमाणु में जितना धनावेश है उतना ही ऋणावेश होगा। तो परमाणु में मैंने मान लिया कितना धनावेश है? +Q, तो उतना ही ऋणावेश, तो परिमाण क्यों आएगा आगे? तो एक Q हो जाएगा, तो उतना ही ऋणावेश क्या हो जाएगा? -Q हो जाएगा। अब ये जो +Q है और ये जो -Q है एक ही बिंदु पर, तो +Q और -Q का जो द्रव्यमान केंद्र है जब एक ही बिंदु पर उपस्थित होगा तो +Q और -Q के बीच की जो अल्प दूरी 2L है वो 0 होगी। जब ये 0 होगी तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P = Q × 2L अपन ने ये पढ़ रखा है। तो 2L की वैल्यू 0, तो 0 गुणा Q क्या होगा? 0, तो P = 0, तो यहाँ पर P बराबर क्या आएगा? 0 आएगा। तो इसका मतलब जो परमाणु है उसका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा? P 0 होगा। तो परमाणु का जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण 0 रहता है, यानी सामान्य स्थिति में, सामान्य स्थिति का मतलब ये जब इसको अपन बाह्य विद्युत क्षेत्र में नहीं रखते हैं, तो ये होता है अपने पास। अब अपन क्या करते हैं
अब अपन क्या करते हैं कि जो परमाणु होता है, इस परमाणु को अपन जो बाह्य विद्युत क्षेत्र, अपन ने मान लिया कि बाह्य विद्युत क्षेत्र है, यानी किसी क्षेत्र में वहाँ पर विद्युत क्षेत्र है, तो जब बाह्य विद्युत क्षेत्र में अपन परमाणु को रख देते हैं तो परमाणु में जो धनावेश का केंद्र होता है और परमाणु में जो ऋणावेश का केंद्र होता है, ये जो धनावेश और ऋणावेशों के जो द्रव्यमान केंद्र होते हैं एक दूसरे से ये अल्प दूरी पर विस्थापित हो जाते हैं। तो धनावेशों का जो केंद्र है वो एक बिंदु पर होगा, ऋणावेशों का जो द्रव्यमान केंद्र है वो एक बिंदु पर होगा। तो अब धनावेशों और ऋणावेशों का जो द्रव्यमान केंद्र है अलग अलग बिंदु पर होगा, और धनावेशों और ऋणावेशों के द्रव्यमान केंद्र के बीच में ये अल्प दूरी होगी। तो अब दोनों के बीच में क्या हो जाएगी, दूरी का मान होगा, तो दोनों के बीच में दूरी 2l होगी। और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर क्या होगा, Q इंटू 2l। तो 2l की वैल्यू होगी, तो 2l की जो वैल्यू वो अपन यहाँ पर रखेंगे। और जितना धनावेश उतना ही ऋणावेश, तो अपन आवेश का क्या ले लेंगे, किसी भी आवेश का परिमाण ले लेंगे, तो परिमाण क्यों आ जाएगा, तो परमाणु का यहाँ से क्या निकल कर आ जाएगा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P निकल कर आ जाएगा। तो परमाणु का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जब P निकल कर आएगा तो इसका मतलब परमाणु को जब बाह्य विद्युत क्षेत्र में रख देते हैं तो जो परमाणु है किसकी तरह व्यवहार करता है, एक विद्युत द्विध्रुव की तरह व्यवहार करता है। तो यहाँ से क्लियर हो रहा है कि जब परमाणु को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रख देंगे तो धनावेश और ऋणावेश का जो द्रव्यमान केंद्र है वो अलग अलग बिंदुओं पर विस्थापित हो जाएगा। तो उस परमाणु का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा, तो वो परमाणु एक विद्युत द्विध्रुव की तरह व्यवहार करता है। तो अब बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में जो परमाणु है विद्युत द्विध्रुव की तरह व्यवहार करेगा, विद्युत द्विध्रुव बन जाएगा। तो उस परमाणु का क्या होगा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P होगा, जो इस फॉर्मूले से अपन निकल कर आएगा। तो ये हो गया, ये उदाहरण के रूप में अपन बता रहे थे, यहाँ पर समझा रहे थे। तो अब इसके बाद अपन पढ़ते हैं कि इसी टॉपिक में ध्रुवीय अणु क्या होते हैं, फिर अपन पढ़ेंगे अध्रुवीय अणु। तो सबसे पहले अपन देखते हैं ध्रुवीय अणु क्या होते हैं। जब अणुओं के धन आवेश तथा ऋण आवेशों का द्रव्यमान केंद्र अलग अलग बिंदुओं पर उपस्थित होता है तो वो अणु क्या कहलाते हैं, ध्रुवीय अणु। तो वे अणु जिसमें धन तथा ऋण आवेशों का द्रव्यमान केंद्र अलग अलग बिंदुओं पर उपस्थित होता है, स्थित होता है, तो वो अणु क्या कहलाते हैं, ध्रुवीय अणु कहलाते हैं। जैसे H2O जल का अणु ध्रुवीय अणु होता है। HCl हाइड्रोजन क्लोराइड, तो HCl हाइड्रोजन क्लोराइड ये ध्रुवीय अणु होता है। NH3 अमोनिया, तो NH3 अमोनिया ये भी क्या होता है, ध्रुवीय अणु होता है। अब थोड़ा सा समझने के लिए अपन ले लेते हैं, जैसे ध्रुवीय अणु में जल का अणु अपन ने ले लिया, तो ये जो जल का अणु है इसमें हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं, 2, और इसमें ऑक्सीजन का कितना परमाणु है, तो H2 हाइड्रोजन 2 परमाणु, और ऑक्सीजन का यहाँ पर क्या है, 1 परमाणु, तो ऑक्सीजन का यहाँ पर ये 1 परमाणु है। अब ये जो हाइड्रोजन है इसका परमाणु क्रमांक 1, तो इसके नाभिक में 1 प्रोटॉन 1 धनावेश होगा। तो ये जो हाइड्रोजन परमाणु इसके नाभिक में 1 प्रोटॉन 1 धनावेश होगा। ये जो ऑक्सीजन है इसका परमाणु क्रमांक 8, तो इसके नाभिक में 8 प्रोटॉन, तो कितने धनावेश, 8 धनावेश होंगे। तो यहाँ से अपन देख सकते हैं, तो ये जो H2O जल का अणु है, तो इस H2O जल के अणु में कुल जो धनावेश, कुल प्रोटॉन कितने होंगे, 1 1 2 और 8 कितने, 10, तो कितने हो जाएंगे इसमें, 10 हो जाएंगे। तो जल का ये जो अणु है इसमें कुल धनावेश कितना होगा, 10, तो जो प्रोटॉन 10 यानी धनावेश 10 हो गए। अब अपन जानते हैं जितना धनावेश उतना ही क्या होगा, ऋणावेश। तो ये जो जल का अणु है इसमें 10 धनावेश, तो उतना ही क्या होगा, ऋणावेश। जैसे ये हाइड्रोजन परमाणु है इस अणु में, तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन होगा। इस अणु में ये हाइड्रोजन परमाणु, इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन होगा। इस अणु में ऑक्सीजन का परमाणु है, तो इसमें भी कितने, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, तो 1 1 2 और 8 कितने, 10। तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने हो गए, 10 हो गए। तो ऋणावेश भी कितने हो गए, 10 हो गए। तो इसमें ये जो जल का अणु H2O है इसमें 10 धनावेश 10 प्रोटॉन, 10 ऋणावेश यानी क्या हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो अब ये जो जल का अणु H2O है इसमें जो 10 धनावेश हैं इनके द्रव्यमान के कारण इनका जो द्रव्यमान केंद्र है वो अलग बिंदु पर होगा। ये जो H2O जल का अणु है इसमें जो 10 ऋणावेश हैं, 10 इलेक्ट्रॉन हैं, तो 10 ऋणावेश 10 इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के कारण जो द्रव्यमान केंद्र है वो अलग बिंदु पर स्थित होगा। तो H2O जल के अणु में जो धनावेश का केंद्र है और जो ऋणावेश का केंद्र है वो अलग अलग बिंदुओं पर उपस्थित होगा, स्थित होगा।
तो ये जो अणु है क्या कहलाएगा, ध्रुवीय अणु। तो इसी प्रकार ये हाइड्रोजन क्लोराइड ध्रुवीय अणु, NH3 इसी प्रकार NH3 अमोनिया ये भी ध्रुवीय अणु। तो ये ध्रुवीय अणु के उदाहरण हो गए। अब अपन पढ़ते हैं इसमें अध्रुवीय अणु। अध्रुवीय अणु क्या होते हैं, वे अणु जिनमें धन आवेशों तथा ऋण आवेशों का जो द्रव्यमान केंद्र है एक ही बिंदु पर उपस्थित होता है, वो अणु क्या कहलाते हैं, अध्रुवीय अणु कहलाते हैं। तो वो अध्रुवीय अणु कहलाते हैं। तो वे अणु जिनमें धन आवेशों तथा ऋण आवेशों का जो द्रव्यमान केंद्र है एक ही बिंदु पर उपस्थित होता है, वे अणु क्या कहलाते हैं, अध्रुवीय अणु कहलाते हैं। अब अपन देखते हैं कि जो अध्रुवीय अणुओं के उदाहरण, हाइड्रोजन H2 का ये अणु, नाइट्रोजन N2 का ये अणु, ऑक्सीजन O2 का ये अणु। तो हाइड्रोजन का अणु H2 है, नाइट्रोजन का अणु N2 है, ऑक्सीजन का अणु O2 है। तो ये कैसे अणु होते हैं, अध्रुवीय अणु होते हैं। तो ये अध्रुवीय अणु के उदाहरण हो गए। तो इसका मतलब ये है, जैसे अपन ने H2 हाइड्रोजन का अणु ले लिया, तो ये जो H2 हाइड्रोजन का अणु है, इसमें जितना धनावेश है उसका द्रव्यमान केंद्र, और H2 अणु में जितना ऋणावेश है उसका द्रव्यमान केंद्र एक ही बिंदु पर उपस्थित होता है। तो ये जो H2 अणु है, इसमें जो धनावेश उसका द्रव्यमान केंद्र और इसमें जो ऋणावेश उसका द्रव्यमान केंद्र इस एक ही बिंदु पर यहाँ पर उपस्थित होता है। तो ये अणु क्या कहलाता है, H2 अध्रुवीय अणु। इसी प्रकार N2 को भी अपन समझ सकते हैं, ये भी अध्रुवीय अणु होगा। इसी प्रकार ऑक्सीजन को भी समझ सकते हैं, तो O2 ऑक्सीजन O2 ये भी अध्रुवीय अणु होंगे। तो अध्रुवीय अणुओं के जो उदाहरण हैं, हाइड्रोजन H2, नाइट्रोजन N2, ऑक्सीजन O2 के ये अणु हो गए अपने पास। तो ये टॉपिक अपना हो गया। तो ये छोटा सा थ्योरेटिकल टॉपिक था, इसको खूब अच्छे से डिटेल मैंने आपको समझा दिया है। और इससे संबंधित जो नोट्स हैं वो आपको, ये जो लेक्चर आप वीडियो यूट्यूब पर देखते हैं तो उसमें जो डिस्क्रिप्शन है उसमें PDF के रूप में मैं ये हर लेक्चर के नोट्स वहाँ पर डाल देता हूँ, वहाँ से आप नोट कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं इसको। तो इससे आगे अपन, और ये जो चैप्टर है, अब इस चैप्टर में कम ही समय लगेगा, जल्दी ये चैप्टर हो जाएगा। तो अपन कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी इस चैप्टर को करवा दें, बहुत कम बचा अभी ये चैप्टर। तो इससे आगे अपन अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।